हाँ भाई, कहाँ तक आखिरी बात क्या हुई थी? कॉपी दिखाओ जल्दी से। कौन सा? 1 लीटर CO2 वाला सॉल्व नहीं किया था ना? ये भी सॉल्व करना था ना? तो गृह कार्य दिया होगा मेरे ख्याल से करने के लिए, तो करा तो होगा नहीं जैसा कि आपने। तो बिना पूछे आगे बढ़ जाया है ना? सॉल्व कराया जाए सीधे मतलब। आइए पढ़िए, सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 1 लीटर CO2 है और उसको पास कर दिया है कार्बन सॉलिड से। वॉल्यूम हो गया 1.4 लीटर। आपको बताना है कि फाइनल मिक्सचर में क्या सीन चल रहा होगा CO2 CO का। चेक करें। सवाल में सबसे पहले ये समझिए कि एक ही व्यक्ति है। कौन? CO2, और कोई नहीं है ना। अगर आप कार्बन सॉलिड से उसको गुजारेंगे तो ये बनेगा 2CO। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब T इज इक्वल टू 0 पे जो डेटा है वो डेटा थोड़ा चेंज है। बताएं इस बार डेटा कितना भी इसका? 1 लीटर कंप्लीट ये है। पिछली बार और इस बार वाले प्रश्न में क्या अंतर है? पिछली बार वाला जो प्रश्न था इसके पिछले वाला, उसमें दो व्यक्ति थे स्टार्टिंग में। एक CO2 था स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में एक CO भी था। तो मैंने एक को X माना था और एक को 1 - X माना था, क्योंकि दोनों का मिला के जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था। इस बार एक ही व्यक्ति है और वो अकेला 1 लीटर है, तो कहानी यहां से स्टार्ट होगी। वो एक्स वाला काम तो खत्म हो गया। अच्छा, सॉलिड तो एक्सेस में इसको देखने की आवश्यकता नहीं। स्टार्टिंग में ये कितना था? 0। कुछ समय बाद क्या होगा बताना। T इज इक्वल टू T1 पे। जैसे पिछली बार बताना 1 - X माना था इसको, तो मैंने सोचा कि ये एक्सेस में, तो 1 - X में से पूरा 1 - X खत्म किया था। याद आया पिछले सवाल में? इस बार भी आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक लॉजिक पे चलें तो 1 में से ये पूरा 1 लीटर जाना चाहिए। 1 में से इसका 1 लीटर अगर चला गया तो बताएं इसका एक जाएगा तो इसके कितने बनेंगे? तो इसके 2 लीटर बनने चाहिए। अब अगर ऐसा हुआ होता तो बताइए टोटल वॉल्यूम कितना बन गया होता फिर? अगर ऐसा हुआ होता तो टोटल वॉल्यूम इन दोनों का मिला करके 2 लीटर हो गया होता, जो कि नहीं है। प्रश्न को पढ़ें ध्यान से। प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो टोटल वॉल्यूम वो कह रहा है 2 लीटर नहीं है, बल्कि वो 1.4 लीटर है। तो कवि आपसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? वो कहना चाहता है 1 में से 1 नहीं गया होगा, क्योंकि अगर 1 में से 1 चला गया होता तो फिर टोटल वॉल्यूम क्या देता वो? 2 लीटर, जो कि नहीं दिया है। तो बताइए 1 में से फिर कितना गया होगा? कुछ कम गया होगा क्या? तो मतलब पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन समझने के बाद कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस बार। क्या इस बार 100% कन्वर्जन पे सवाल उसने दिया है? नहीं। इस बार उसने कुछ 100 से कम परसेंटेज कन्वर्जन पे सवाल दिया। ये हमें कैसे पता चलेगा? सवाल के डेटा को पढ़ के। ऐसा नहीं कोई आदमी बताने आएगा भाई साहब इस बार 1 में से 1 नहीं जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो 1 में से इस बार कितना जाएगा मान लेते हैं, कुछ कम गया। कुछ कम गया तो वाई मान लें। अरे ठीक है क्या? अब ये 1 - Y को वैसा मत सोचना कि जैसे पिछले, क्योंकि कई लोग बार पूछने आएंगे भी, कहेंगे पिछली बार वो 1 - X में से 1 - X गया था, वो अलग कहानी थी। उसमें स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 1 - X से। यह स्टार्टिंग क्या हुई है? उस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर समझिए। उसके डेटा इसके डेटा में अंतर समझिए। उस उसके सॉल्यूशन को खोल लो एक बार। देखो उसके सॉल्यूशन में जब तुम CO2 को T इज इक्वल टू 0 पे लिखते थे तो कितना लिखते थे? 1 - X। यहां CO2 स्टार्टिंग में कितना है? 1। वहां CO2 1 - X में से पूरा 1 - X गया था, बराबर। यहां 1 में से कितना जा रहा है? कुछ वाई जा रहा है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? वहां 100% कन्वर्जन हुआ था, क्योंकि कुछ पता नहीं था तो हमने माना था 100% कन्वर्जन होगा। यहां हम अगर 100% कन्वर्जन करते हैं तो बात सही नहीं बैठ रही है, इसलिए मैंने 1 में से कुछ वाई कन्वर्ट किया। बात समझ पा रहे हैं? तो दोनों डेटा में अंतर समझ गए। यहां वाई कौन है जो गया है? 1 कौन है जो स्टार्टिंग में था? उस सवाल में 1 - X कौन था पिछले वाले में, जो स्टार्टिंग में था, और उसमें से ही कितना गया था? डेटा में अंतर। कितने लोग बाहर पूछने आएंगे भी सब बातें। ठीक है। अब देखिए 1 में से अगर ये वाई जाएगा तो ये कितना बनेगा? 2y, बराबर। अब इन दोनों को उठा करके जोड़ दो। बताना अब कंटेनर में क्या, जब आप T इज इक्वल टू T1 पे देखेंगे तो क्या आपके पास एक गैस कौन सी होगी? CO2। कौन सी वाली? जो बच गई क्योंकि पूरा कन्वर्जन। और दूसरी कौन सी होगी? CO। कौन सी वाली? जो बन गई। ये वाली कौन सी वाली? फॉर्म्ड। और ये वाली कौन सी वाली? रिमेनिंग। दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो तो नेट वॉल्यूम कितना मिलना चाहिए? पुट करो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों को जोड़ दो, थोड़ा सॉल्व करो। बताओ यहां से 1 + y की वैल्यू 1.4 आ रही है। y कितना आ गया? y आ गया
0.4, तो बताइए y की वैल्यू 0.4 आ गई तो फिर काम खत्म हो गया अपना। क्या बताना था, प्रश्न पढ़ो। बताना था कि जब खेल खत्म हुआ तो ये कितना वॉल्यूम ला रहा है और वो कितना वॉल्यूम ला रहा है। बताओ ये कितना ला रहा है, 1 माइनस वाई, वाई कितना है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 कितना हो गया 0.6 लीटर। और ये कितना 2y, 2y मतलब 0.4 इंटू 2 यानी कि कितना 0.8 लीटर। दोनों को जोड़ दो तो कितना बन रहा है देखो 1.4, सही बैठ रहा है डेटा। तो फाइनल आंसर कितना है, ये 0.6 और ये 0.8। अच्छा एक और बात, पिछले और इस प्रश्न में अंतर एक और बताइए। पिछले सवाल में क्या पूछा गया था, CO2 और CO का इनिशियल कंपोजिशन, इस बार क्या पूछा गया फाइनल कंपोजिशन। फर्क है, सवालों में फर्क समझिए। तो डेटा को याद मत रखिए, सवालों को समझिए क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है फटाफट। कितने लोग आज पहली क्लास में है, पहली क्लास में। ओ शक्ल देख के बता देता हूँ, चेहरे से मासूमियत बता देती है कि शहर में नए आए हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आई, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखें प्लीज, पुराने तरीके से करें। वही आया, कौन सा पुराना तरीका, अरे वो ये सब इत्तेफाक है, समझ रहे हो। किसी के घर तुम जा रहे थे और किसी घर पहुंच गए, दोनों एक बात नहीं है। चले ठीक है, नोट कर लें फटाफट। ये क्या नहीं समझ में आया, चालू नहीं था, चालू क्वालिटी का इसलिए चालू नहीं था। तो क्या करें, फिर से बताएं, क्या बात, जनता की भारी अपील पे एक बार और सुनिए। देखिए पहली बात तो रिएक्शन ये है, ये तो आपको समझ में सबको आ गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 लीटर है, ये भी सबको पता है, सवाल में लिखा हुआ है। अगर ये वन में से पूरा वन जाता, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में पूरा 100% कन्वर्ट कर रहे थे, तो फिर इसको कितना बनना पड़ता 2, तो टोटल वॉल्यूम कितना बनता 2 लीटर, जो कि नहीं बना है। कितना बना है, तो यानी कि ये 100% कन्वर्जन वाला प्रश्न नहीं है। तो वन में से हम वन नहीं खर्च करेंगे, वन में से कुछ कम खर्च करेंगे। कम खर्च करेंगे तो उस कम को हमने कितना मान लिया, इसका मतलब y 1 से छोटा है, तो y ये खर्च हो गया, तो ये कितना बन गया भाई 2y, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। तो फिर इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दिया, इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो, देखो ये कौन सा CO2 है जो ये बच गया, और ये वाला कौन सा CO है जो ये बन गया। दो ही गैसेस हैं, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, 1.4 के बराबर कर दो। y सॉल्व होके कितना आ गया 0.4, इसको उठा के यहां पुट कर दो, कितना हो गया 0.8, यहां पुट कर दो, कितना आ गया 0.6, दोनों को जोड़ लो 1.4, यही फाइनल वॉल्यूम है, चेक करें। चलिए भाई अगला प्रश्न शुरू करें। इसका अलग मजा है नहीं। हाँ भाई ये सब हो चुका है, चेक कर लो, ये भी हो गया, ये लगाओ, स्टीम कर लेना यहाँ। सवाल नोट करो जल्दी से।
आया कुछ? पढ़िए सवाल, कितनों का आंसर आ गया? चेक करें। कह रहे हैं वेट ऑफ आयरन बताना है, विच विल बी कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe3O4 में। कब कन्वर्ट हो रहा है? जब आप स्टीम से रिएक्शन कर रहे हैं। किसकी स्टीम से रिएक्शन होनी है? Fe की। तो सवाल में देखिए रिएक्शन बिल्कुल क्लियर कट पता है, स्टीम का मतलब H2O गैसियस फॉर्म में ले लिया आपने, और इसकी रिएक्शन करके बन क्या रहा होगा? Fe3O4। कैसे पता? सवाल में दिया है। अच्छा, अगर Fe ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो क्या फ्री हो जाएगा? H2। तो ये सब अपने आप सोच सकते हैं। प्रश्न को हम स्टोइकियोमेट्री से लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस करो। यहां पे कितने Fe दिख रहे हैं भाई? तो यहाँ 3 लगा लें। आगे बढ़िए। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? तो यहाँ 4 लगा लें। ओ बैलेंस। H कितने हो गए? 4 × 2, तो यहाँ 4H2 लगा लो। बैलेंस। चेक करो, रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो रही है। फिर आगे बढ़िए। प्रश्न में पूछा गया है दो व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन। कौन कौन से दो व्यक्ति हैं? एक तो Fe और दूसरा कौन? स्टीम। तो बताएं क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? इसके 3 मोल जाते हैं तो इसके उतनी देर में 4 मोल जाते हैं। तो लिख लो भाई इस बात को, 3 मोल Fe रिएक्ट करता है किसके साथ? 4 मोल H2O के साथ, स्टीम के साथ। बराबर। अब ये कनेक्शन है, आपको इस कनेक्शन को मास में कन्वर्ट कर लेना है। मास में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि पूछा क्या है? मास। दिया भी क्या है? मास। तो मास रेशियो में आ जाए। मोलर रेशियो समझ में आ रहा है? मास रेशियो में कैसे आओगे बताओ? 3 मोल की जगह इसके 3 मोल का मास बताओ। Fe का एटॉमिक वेट 56। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वहां पे कोई बताएगा नहीं कि आप कि भाई साहब ये तो छोटी मोटी बातें एक बार बता देंगे क्या? तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो बताइए 1 मोल का 56 ग्राम, तो 3 मोल का 3 × 56। इधर आ जाए। इधर बताएं 4 मोल पानी का 4 × 18, मोलर मास 18 है, तो ये हो गया स्टीम। अब देखो कनेक्शन साबित हो गया। अगर इसके इतने ग्राम लोगे तो इसके इतने ग्राम से रिएक्ट करेगा। अब प्रश्न ये है कि अगर 18 ग्राम स्टीम ले लें तो यहां अगर 18 ग्राम ले लें तो यहां कितना आएगा? यूनिटरी मेथड खत्म करें। अगर आप बहुत ज्यादा मासूम है तो एक एक स्टेप लिख लें, हालांकि इतने होने नहीं चाहिए लेकिन ठीक है। मान लें फिर 1 ग्राम के लिए निकालें, तो 1 ग्राम के लिए बताओ कितना जरूरत पड़ेगी? 4 × 18 ग्राम के लिए ये पड़ती है जरूरत, तो 1 ग्राम के लिए 3 × 56 डिवाइड बाई 4 × 18 ग्राम। ठीक है, तो फिर कितने ग्राम के लिए सवाल लगाना है आपको? 18 ग्राम पे लौट आओ। बताओ 18 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी भाई? 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 56 × 18 अपॉन 4 × 18, ये आंसर है। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, देख लें भाई क्या किया। इतने मास के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, तो एक के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? तो फिर 18 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? खत्म हो गया। थोड़ा सॉल्व करें, देखिए कैंसिल हो रहा मामला। क्या क्या कट गया? 18 से 18 निकल लिया। 4 56 काटो कितना हो गया? 14। 14 × 3 कर दो तो 42। तो इसको चेक करें तो 42 42 ग्राम Fe खींचे। क्लियर है मामला? यूनिटरी मेथड है सिंपल। पहले मोल मोल का रेशियो देखा, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मास के रेशियो में। फिर जितने के लिए पूछा था थोड़ा मॉडिफाई कर लो। अब ऐसे करेंगे तो फिर से आपको ले जाएगा कि भाई साहब आप तो बहुत कुछ जानते हैं। अब वहां क्या करना चाहिए? आइए सुने। तो पहले मैंने बेसिक तरीका आपको इसलिए बता दिया कि कम से कम एक चीज तो सबको समझ में है। फिर अगर आप थोड़ा रेशियो रेशियो एडजस्ट करना सीख गए हैं, जैसा पिछले कई सवालों में किया हमने, तो थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाएं। चले भाई, हैं? कितना नोट कर रहे हैं? देखें जी क्या कहता है। पहले तो रिएक्शन लिख लें फटाफट। Fe H2O Fe3O4 H2। बैलेंस तो आराम से हो ही रही है। 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2। इन दोनों में कनेक्शन निकालना था। बताना इसके 3 मोल अगर इस्तेमाल में लोगे तो इसके 4 मोल इस्तेमाल में लोगे। ये तो दिख ही रहा है ना, लिखने की क्या जरूरत है? लिख ही दिया बल्कि एक बार आपने, बार बार क्यों लिख रहे हो? तो बताओ इसके 3 मोल का डायरेक्ट क्या मास लिख दें? कितना? ठीक है, इसके 4 मोल का मास बताओ। तो क्या ये इनके बीच का मास रेशियो है?
हेलो, ये इनके बीच का मास रेशियो है। अब हमें स्टीम कितना चाहिए, क्वेश्चन पढ़े, स्टीम चाहिए 18। अभी यहाँ कितना मिल रहा है 4 इंटू 18, तो इसको 18 बना लें। कैसे बनाएंगे, इसमें 4 डिवाइड कर लें, तो जो इधर डिवाइड करोगे वो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। चेक करिए, इधर 4 डिवाइड किया तो ये 18 बन गया, उधर जो बना वही आंसर है। चेक करो, और ठीक है क्या, चेक कर लें, इधर 18 बन गया ना 4 डिवाइड करते, तो इधर जो बना वो आंसर है, ये आंसर है। चेक करो, 4 से काटो 14, 14 इंटू 3 42। तो सवाल में ज्यादा नहीं लिखना है कि आप 3-3 लाइनें लिख रहे हैं बैठ के, 18-18 काट रहे हैं। भाई साहब पीछे ठीक है, खींचो फटाफट जल्दी से। तो बिना पेन चलाए भी या 1-2 लाइन लिख के भी आप काम खत्म कर सकते हैं बहुत सारे प्रश्नों में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। सवाल नोट, जल्दी सवाल नोट करो फटाफट। चलो भाई पढ़ो सवाल। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसओ सल्फर को SO2 में कन्वर्ट करना है। मेन चीज क्या देखिए, सल्फर को किस में कन्वर्ट करना है, SO2 में। पूछा जाए अगर मान लो S को SO2 में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होगा, तो कितनी ऑक्सीजन इस काम के लिए लगेगी वो हम निकाल सकते हैं फिर। लेकिन ऑक्सीजन नहीं पूछी है, प्रश्न पढ़िए, पूछा किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर बताओ, तो एयर का वॉल्यूम पूछा है, ऑक्सीजन का नहीं पूछा है। और एयर के बारे में एक डेटा दिया है कि 21% उसके अंदर ऑक्सीजन है बाई वॉल्यूम। तो आप पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसकी मदद से एयर का वॉल्यूम निकालेंगे। पूछा किसका वॉल्यूम है, एयर का। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रही है बताएं। रिएक्शन हो रही है S प्लस O2 गिव्स SO2। सल्फर को कन्वर्ट करना है किसमें, SO2 में। कितने ग्राम सल्फर को कन्वर्ट करना है बताओ, 900 ग्राम। तो आ जाओ भाई, 900 ग्राम सल्फर है, तो बताइए इसके मोल निकाल लेंगे क्या। 900 अपॉन कितना 32, ये आगे मोल किसके। रिएक्शन चेक करो बिल्कुल बैलेंस है। तो बताएं अगर आपसे कहता है 1 मोल सल्फर के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल। 1 मोल के लिए 1 मोल की जरूरत पड़ेगी, तो 900 अपॉन 32 मोल के लिए कितनी पड़ेगी, सेम। तो बताइए क्या इसके लिए इतने ही मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल है पता लग गया। अब पूरा प्रश्न आपको जो निकालना है वॉल्यूम वगैरह वो किस पे बताना है, एनटीपी पे। तो बताओ ऑक्सीजन के अगर मोल निकला है तो क्या ऑक्सीजन एक गैस है, और अगर एनटीपी पे आपको सवाल सॉल्व करना है तो क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बताओ एनटीपी पे वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये तो उसके हो गए क्या मोल, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो 22 पॉइंट, ये क्या आ गया वॉल्यूम किसका, O2 का, किस पे, एनटीपी पे। ठीक है, इसको सॉल्व करें थोड़ा। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 32 और 224 जैसे मैं लटा लो, मान लो 32 और 224 कितने गुना, 7 गुना। चेक करें, करें मल्टीप्लाई करके देख लो। तो बताओ 32 और 224 कटा अगर तो कितना बचा 7। ये जो डेसिमल है इसको 10 के साथ मिला करके उड़ा दो, देखो ऐसे किया करो कैलकुलेशन, बिना ज्यादा लिखे आप निपटाएं। देखिए इसका 10 इसमें एडजस्ट कर दें, तो ये बन गया कितना 224। इस 32 से कटा तो कितना बचा 7, इधर कितना बचा 90, ये हट गया ना यहां से। तो 90 इंटू 7 कितना हो गया 630। अरे ठीक है, तो बताइए यहां तक का मामला आपको क्या मिल गया 630 लीटर कौन, O2 गैस। क्या ये आंसर ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है,
लेकिन वो आंसर नहीं है, बराबर। अब कई लोग क्या धैर्य खो देते हैं, इतना करने के बाद तुरंत पहला ऑप्शन दिखता है और तुरंत टिक कर देते हैं कि चलो अब नेक्स्ट पे चलें, बराबर। तो थोड़ा सा सवाल को पढ़ लिया करें क्या पूछा है। कई बार हो सकता है आपसे ऑक्सीजन ही पूछा जाए, समझ पा रहे हैं, तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है, एयर बताइए कितनी। तो ये तो ऑक्सीजन का है, अब इसके लिए एयर कितनी लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक डेटा दिया है। क्या डेटा दिया, पहली लाइन पढ़ो। ठीक है, आ जाओ। लॉजिक आपसे कह रहा है कि एयर कंटेन करती है कितना, 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। जैसे अगर आप 100 टुकड़े लेते हैं किसके, एयर के, तो उसके अंदर 21 टुकड़े किसके मिलेंगे, ऑक्सीजन के, लेकिन बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है लीटर में लीटर मिलेंगे, एमएल में एमएल मिलेंगे, डेसीमीटर क्यूब में डेसीमीटर क्यूब मिलेंगे, जो भी आप यूनिट लेना चाहें। तो बताइए इस लाइन का मतलब क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि अगर मैं 100 लीटर एयर का सैंपल लाता हूं तो उसके अंदर क्या 21 लीटर आपको ऑक्सीजन मिलने वाली है, सही बात। उल्टा बताओ, 21 लीटर अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या उसके लिए 100 लीटर आपको एयर लेनी पड़ेगी। तो बताओ अगर 1 लीटर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो 100 अपॉन इतना एयर लेना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, पीछे निकाला ना हमने। तो बताओ इसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी भाई, 100/21 × 630 लीटर एयर। बुढ़ापा कर लो थोड़ा सा। देखो 21 से 63 कटेगा तो 3, तो ये बन गया पूरा 30, और 30 × 100, 3000। अरे ठीक है, तो बताइए क्या 3000 लीटर एयर की रिक्वायरमेंट होगी, ये आंसर है। तो जो प्रश्न पूछा गया था उसमें एयर पूछा गया था, सही जवाब है, खींचे। कल को अगर ऑक्सीजन पूछा जाए तो सही जवाब 630 होता। तो यहां दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों के लिए तैयार रहिए। सही है ना, कोई समस्या, क्लास के बाद मिलो अगर कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करनी है तो। 12 बजे सही है सर, 12 बजे सही था, आपकी वेट कर, कोई दिक्कत है बात कर लेना बाद में। क्या कह रहे हो, प्लीज प्लीज लगाना होता उसके आगे। नहीं, कानों को सुनाई नहीं पड़ता मेरे, मना कर देते हो। चले भाई, इसी में मजा आ रहा है। ठीक है, अब इसका जुगाड़ सुनिए। वहां घटना स्थल पे अगर आप इतना समय लगाएंगे फिर से, तो ऐसा तो लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लगेगा ना मेहनत करके आए हो। लेकिन केवल मेहनत से होता नहीं है आजकल, उसका कारण ये है कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, ऐसा नहीं मेहनत खराब चीज है, उसका कारण यह है कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मेहनत प्लस कुछ करना पड़ेगा।
जी सुनिए, जी उसी का एक सुझाव है। देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है, SO2 बन रहा है। यहां देखते ही मेरे को समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में जो मोलर रेशियो है कितना है, 1:1। 1:1 देखते मैं समझ गया कि भाई जितने मोल सल्फर के उतने ही मोल। अगर 50 मोल सल्फर निपटाना है तो 50 मोल ऑक्सीजन, 60 निपटाना है तो ठीक है। तो अगर मैं सल्फर के मोल निकाल लूं तो ऑक्सीजन के मोल अपने आप आ जाएंगे। सल्फर का मास कितना, 900 ग्राम, और मोलर मास, तो ये सल्फर के मोल हैं। जितने सल्फर के मोल उतने ही, तो यही ऑक्सीजन के मोल है। अरे ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के मोल है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने, क्योंकि एनटीपी शब्द वहां पे प्रयोग हुआ है, तो इसमें 22.4 तुरंत मल्टीप्लाई कर लें, तो ये किसका वॉल्यूम आ गया, ऑक्सीजन का। किसमें, लीटर में। एनटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम लीटर में आ गया, ठीक है। फिर ये जो आंसर आ गया, उसके बाद आपको निकालना है एयर का। किसका निकालना है, एयर का। जब निकालना है तो उसने एयर के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया, 21% उसके अंदर। वो कहता है 21, मुझे सुनाई पड़ता है 20। तो आप कहेंगे क्या कान खराब है तुम्हारे। मैंने कहा नहीं, कान, दोनों कानों के बीच में जो है वो चलता है, समझ रहे हैं? उसने बोला 21, मैंने क्या बोला, हल्का से अप्रोक्सीमेशन लिया मैंने, चलेगा। तो इसको लेने के बाद मैं तुरंत कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 5, और ये किसका आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। फिर क्या हुआ, टेल मी टेल मी। देख लें एक बार देख लें, कितना समझ में आ गया क्या किया है। अब सुनिए ध्यान से क्या किया है, 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि देखिए उसने 21 बोला था, मैंने अप्रोक्सीमेट इसको कितना ले लिया। तो बताएं, अगर 20 लीटर मुझे क्या चाहिए, O2, तो मुझे कितने लीटर एयर लेनी पड़ती है, 100। 20 के लिए 100 लेनी पड़ती है, कितने गुना ज्यादा, 5 गुना। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया कि अगर ये डेटा चल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ एयर जब भी आपको निकालना हो इस तरीके से, तो अप्रोक्सीमेट 5 गुना कर लें किसका, वॉल्यूम ऑफ। तो वॉल्यूम ऑफ O2 में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग लगभग इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये लगाए निकल जाए। और डेटा में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, 20%, 21% तो चलेगा। आंसर आप देख लीजिए, बहुत दूर दूर है, देख लें आंसर, ऑप्शन दिए ना। ऑप्शन कितने दूर दूर है बताओ, एक 630 है, एक 1000 है, एक 2000, एक 3000 है। तो क्या छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन आराम से आप ले सकते हैं, खत्म है सब। अब इसको यहीं सॉल्व कर लें, देखें सॉल्व करने के तरीके भी डेवलप करें, देखें। फिर से उन्होंने क्या किया है बताना, ये किसके मोल निकाले, सल्फर के, उतने ही मोल किसके हो गए ये। फिर ये क्यों मल्टीप्लाई किया, एनटीपी दिया तो वॉल्यूम ढूंढ लिया, ये लीटर में वॉल्यूम आ गया किसका, O2 का। उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसका वॉल्यूम आ गया। लॉजिक ये है, अप्रोक्सीमेशन ये है। कैलकुलेशन यही खत्म कर लें फटाफट, फिर देखें 32 का 7 गुना कितना होता है, 224। तो बताइए अगर इसको 224 से काटें तो यहाँ 7 बचेगा, इसका डेसिमल मैंने 90 के साथ एडजस्ट कर दिया, तो ये बचा 90। अब 90 इंटू 7, 630, 630 इंटू 5, खत्म हो गया, लगभग लगभग 3000 के आसपास, कहानी खत्म। चेक करिए भी। अब दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे सवाल लगाएं और या तो वैसे लगाएं जैसे आप पहले लगा रहे थे। दोनों में थोड़ा सा रैंक का फर्क आ जाएगा। कई बार रैंक और रोल नंबर में फर्क ही नहीं लगता है, रिजल्ट ऐसा नहीं बना लो भैया कि दोनों एक जैसे लगे हैं ना, कि इसमें रैंक कौन है रोल नंबर कौन। अगला प्रश्न लिखिए, द नंबर ऑफ लीटर्स, अगला प्रश्न फटाफट, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ, टू बर्न 8, 8, 8 लीटर ऑफ C2H2, C2H2, C2H2 is approximately 8 liter of C2H2। नहीं सुनाई पड़ा क्या, अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ले लो, 40, 60, 80, 100, 40, 60, 80, 100, शुरू करो।
रफ पेज की तलाश करते हुए लगाओ भैया। पड़ोसी से डिस्कस कर रहे हैं कई लोग, क्या तुम्हें क्या लगता है क्या किया जाए, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? 20 सेकंड हो चुके हैं। कितने लोग आंसर आ गया अब तक? चलिए भाई, कौन सा आया, कितने लोग आंसर आ गया? सिद्धार्थ, 1 मिनट हो गया करीब करीब ना, इतना टाइम मिलता है वहां पे। 1 मिनट के बाद अगर आपसे सवाल लग रहा है तो वो नहीं लगने जैसा ही है, क्या समझे? कि नहीं, भगवान के लिए कह दो ये झूठ है, सच यही है। लेकिन देखिए 1 मिनट समय होता है इस प्रकार के प्रश्न को आइडियली सॉल्व करने का। देखिए C2H2 चल रहा है ना, सीधे जुगाड़ लगाएं, आप खत्म करें बात को। बताइए C2H2 जब O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और रिएक्शन पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप आधी रिएक्शन बैलेंस कर लें। आधी रिएक्शन बैलेंस कम से कम लिखा करें वहां। देखो ये कौन है X, ये कौन है Y। कुछ बैलेंसिंग सिखाई थी तुम्हें हाइड्रोकार्बन में? क्या सिखाई थी बता? यहां पे क्या लिख देते हैं, X प्लस Y/4। X कितना ये, Y कितना ये, तो यहां पे लिखो X प्लस Y/4। Y/4 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2, तो ये कितना बन गया 5/2। अरे ठीक है क्या, आगे उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस होगा, 2CO2 लगेगा, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सिर्फ इन दोनों के बारे में जानकारी चाहिए ना। इनके बीच का रेशियो सेट हो गया क्या? बताओ, इसका अगर 1 मोल जाएगा तो इसके कितने, 5/2। अरे ठीक है क्या, हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग लगाइए, X प्लस Y/4। ठीक है, तो बताइए अगर इसका 1 मोल तो इसके कितने, 5/2। इसके 1 लीटर तो इसके, अच्छा अगर इसके 1 लीटर जाएंगे तो इसकी बगल वाली पार्टी के 5/2। प्रश्न क्या है? प्रश्न है इसका 1 लीटर नहीं यूज करना, कितना? तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो इधर करोगे वो इधर भी करना पड़ेगा, रेशियो ही तो है। अरे ठीक है क्या, तो बताइए इसके 8 लीटर के लिए कितना, इतने लीटर। इतने लीटर मतलब 5×8 = 40/2, कितने हो गए, 20 लीटर। ये कौन आया है, O2। अब हमें किसका निकालना है, एयर का। तो ये आंसर नहीं है, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें, अप्रॉक्स 5। और वो किसका आ जाएगा, एयर का, कितना, अप्रॉक्स 100। कह रहे 5 इस बार भी क्यों मल्टीप्लाई किया? कई लोग के मन में प्रश्न उठाओगे ये, कह रहे इस बार तो लिखा नहीं था सवाल में कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। तो ये लिखा नहीं, जैसे कई चीजें लिखी नहीं होती, आपके सर पे कुछ लिखा है क्या? आप कभी ध्यान से देखिए, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कई लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखना जरूरी है, ये फैक्ट है। ये कैसा फैक्ट है, हम एक कैसा फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। प्रश्न में नहीं दिया है तो आप इसे तुरंत क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये सही है, और इसी से सवाल लगाना आपको हमेशा। तो बार बार आपको नहीं देगा ये। तो बताइए 5 मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है या सिर्फ इसी सवाल के लिए वैलिड था? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसको आप हर सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। खींचे, अरे ठीक है। हेनरी लिमिटिंग रीजेंट, तरीका समझ में आ गया। और सिर्फ पेन भी नहीं चलाना, अगर आपका दिमाग चलता है देखिए यही खत्म है सवाल। देखो ये कितना, 1, तो ये कितना 5/2। अगर ये 8 तो ये कितना 5/2 × 8, बिना पेन चलाए करो, 5/2 × 8 कितना हो गया, 5×8 = 40/2, 20। अरे ठीक है, उसका 5 गुना कर दो, 100। टिक करिए, निकल आइए। ठीक बात है। लिमिटिंग रीजेंट, तो थोड़ा दिमाग के जोर डालना शुरू करें, सारी चीजें पेन से ही मत करें, कुछ चीजें कोशिश करिए कि पेन कम से कम चले। लिमिटिंग रीजेंट, इसको शॉर्टकट में LR बोलते हैं। लिखें डेफिनेशन, परिभाषा, द रीजेंट
the reagent which is used earlier in the reaction, the reagent which is used earlier in the reaction is known as limiting reagent. सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन में क्या हो जाता है पहले खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखें, एक्सेस रीजेंट। दूसरा पॉइंट एक्सेस रीजेंट सामने लिखा है। एक्सेस रीजेंट क्या होता है लिखें, द रीजेंट which remains in the reaction, the reagent which remains in the reaction is known as excess reagent. कौन सा reagent है जो रिएक्शन में बच जाता है? which remains in the reaction. तो वहां डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, चिंता ना करें आप। वहां मुद्दे की दो बातें समझिए, जो पूरा निपट गया वो कौन है? जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए वो एलआर है, जो बच जाए वो एक्सेस है। जैसे आपके घर में मान लो खाना एक्स्ट्रा बन गया तो क्या बोलते हैं आप? एक्सेस है ना? तो जो बच जाए वो एक्सेस है, जो निपट गया जो आपने खा लिया वो खेल खत्म। अब बताइए लिमिटिंग रीजन को रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे, इस पे चर्चा करें। तो एक रिएक्शन लिखें, A+2B gives C+2D, रिटर्न में ले लें। केस नंबर 1, मान लो ये रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो मान लीजिए मैंने एक जनरल रिएक्शन पकड़ ली और उसमें डेटा आपको देना शुरू किया। सबसे पहले जो डेटा है, मान लो इसके 5 मोल है और इस वाले व्यक्ति के मान लो 12 मोल है। ठीक है, ये दोनों शून्य शून्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका आप लगाते हैं? एक तरीका याद करते हैं सभी लोग कि गिवन मोल में कुछ कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, फिर देख लो। इसे पढ़ा होगा आपने। वो कॉन्सेप्चुअल तरीका नहीं है, वो याद करने वाला तरीका है। अगर कोई पूछे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है, तो पॉसिबिलिटीज पे जाइए। देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ए लिमिटिंग रीजन होगा या तो दोनों में से कोई एक ही होगा ना। कह रहे सी भी तो हो सकता है, सी तो प्रोडक्ट है ना भैया। ठीक है, तो बताइए पॉसिबिलिटी नंबर 1। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए लिमिटिंग रीजन है। अगर मान लो मैंने ए को एलआर माना, तो ए को क्या करना पड़ेगा? एलआर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने भी हैं पूरा खत्म होइए। तो 5 है तो 5 में से पूरे 5 खत्म करो अपने, तभी बन पाओगे। अब मान लो इसने 5 खत्म कर दिए, इसका एक जाता तो इसके कितने बनते? 2। इसके 5 गए तो इसके 12 में से कितने जाने चाहिए? 10। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। इसके 5 में से अगर 5 चले गए तो इसके 12 में से 10 चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लॉजिकल लग रहा है। एक पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है? क्या बी लिमिटिंग रीजन बन सकता है? बताओ, अगर बी लिमिटिंग रीजन बन गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? मान लो ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको हटा दो साइड। अब फ्रेश स्टार्ट करो यहां से। मान लीजिए बी एल आर है, बताओ क्या करना पड़ेगा? 12 में से, अब ये ना पूछने लगना कि 10 तो पहले खत्म हो गए थे। हेलो, दो चार ये भी पूछने आएंगे, इसीलिए मैंने इसके पहले डिस्क्लेमर दिया। अरे ठीक है क्या, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, नए सिरे से जिंदगी शुरू करिए। तो मान लीजिए 12 में से, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, बहुत तेज लोग हैं, वो बोलते नहीं कुछ, लेकिन उनके चेहरे बता देते हैं कि वो बोलना चाहते हैं वही बात। देखिए 12 में से 12 गए मान लीजिए, तो अगर इसके 2 जाएंगे तो इसके 1 जाएंगे। तो अगर इसके 12 जाएंगे तो बगल वाली पार्टी के 6 जाने चाहिए। अच्छा, 5 ही लिए थे आपने स्टार्टिंग में, तो 5 में से 6 कहां से चले जाएंगे? भाई 5 में से निगेटिव मोल बना दोगे क्या उसके? तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी 5 में से 6 जाने वाली पॉसिबल नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये हुआ क्यों था? ये 6 जाने वाली बात आई कहां से? जब तुमने इसके 12 खर्च किए। तो अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता तो मतलब बी लिमिटिंग रीजेंट। तो फिर इसका मतलब कौन लिमिटिंग रीजेंट है? खत्म। अरे ठीक है क्या, ये लॉजिकल तरीका है एलआर ढूंढने का। और इससे अभी आगे सवाल लगेंगे, इसको नोट कर लें। दो पॉसिबिलिटी बनाए, दोनों में जो पॉसिबिलिटी सही बढ़ जाए वो एलआर है।
चले भी। अगला कार्यक्रम क्या होगा, इसका दूसरा तरीका समझ लीजिए जो मार्केट में चलता है। ये वाला चलता नहीं मार्केट में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च हो रहा है, पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ रही है। लोगों को क्या सस्ती बातों का शौक हो रखा है, तो इसमें नहीं मजा आता है उनको। अब दूसरा वाला देंगे, देखिए वो आपने पढ़ा हुआ देखा होगा काफी आपने, कहीं इसी का सस्ता वाला दिखाइए ना प्लीज। कलर यही पसंद आया है, आइए देखें। अब हम लोग एबी बास देखने जा रहे हैं, एडिदास की जगह। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसके गिवन मोल कितने हैं, 5 मोल। इसके कितने हैं, 12 मोल। अब क्या करिए, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड कर दो। क्या कर दो, गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड कर दो। किसके लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए मतलब किसके लिए, जो रिएक्टेंट है उन दोनों के लिए। और उसके बाद क्या चेक कर लो, जिसका आंसर कम आ रहा है वो बनेगा लिमिटिंग रीजन। कहानी खत्म है, चेक करिए। गिवन मोल में अगर आप कोफिशिएंट डिवाइड करें तो 5/1, 5/1। यहां पे देखो 12/2, ये कितना आया 6, ये कितना आया 5, ये कैसा आया छोटा, ये कौन बना एल आर। तो कौन है एल आर, ये बढ़िया लगा होगा आपको, बता ना 99% लोगों को यही वाला पसंद आता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, क्योंकि मैं सबका ख्याल रखता हूं ना। मेरी क्लास में हर व्यक्ति पढ़ सकता है, निहायती मूर्ख से लेकर के तथाकथित बुद्धिजीवी तक, बराबर, सब पढ़ सकते हैं, पूरी रेंज कवर है। आप अपना वाला बस चूज कर लीजिएगा, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब देखिए इस तरीके से आप गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करिए, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा, जिसका आंसर छोटा जाए वो बनेगा एलआर। ध्यान रखने वाली बात, जो गलतियां होती हैं, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करना है, करें बात तो नॉर्मल सी, इसमें क्या है, गिवन मास में नहीं, गिवन मॉलिक्यूल में नहीं। अरे ठीक है क्या, कई बार आपको गिवन मास दिया जाएगा, कई बार आपको गिवन मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, आप क्या उत्तेजित हो जाएंगे तुरंत, जो दिया उसे हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है बताएं, गिवन मोल ढूंढने हैं। गिवन मोल ढूंढने के बाद ही आपको कोफिशिएंट डिवाइड करके फिर एलआर को चेक करना है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाइए। मान लें कि चलो ये एलआर बन गया, ठीक है, ये मेथड लगा के मैंने, ये मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 1 पीछे था। ये लॉजिकल तरीका मैंने आपको बता दिया, और ये जल्दी करने का सस्ता तरीका। अब t इज इक्वल टू T1 है, बताइए क्या हुआ, कौन निपटेगा पूरा भाई, ए। बर्तन संभाल के रखो भैया, काम आएंगे, जीवन बहुत लंबा है। देखो अब ये 5 में से मान लो 5 मोल चले गए, किसके चले गए, ठीक है, तो पड़ोसी कितने जाएंगे 12 में से, भाई इसके 1 जाते हैं तो इसके 2 जाते हैं, इसके 5 गए तो इसके, ठीक है, ये भी हो गया। फिर अब आगे बढ़ो, अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब जो सी और डी है उनकी बात कर लेते थोड़ी सी। अच्छा, सी और डी की जब आप बात करने जाएंगे तो किससे बात करें, ए की मदद से, ए की मदद से सी और डी को निकाला जाए, या बी की मदद से सी और डी को निकाला जाए। प्रश्न पूरा खत्म तो कर ले दीजिए। हाँ। ए की मदद से सी और डी को निकाला जाए या बी की मदद से सी और डी को निकाला जाए, इनमें से कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है। अब आइए, हाँ? कह रहे बिना सवाल पूछे जवाब देने तो मेरे, आप सवाल पूछा ना पूरा बताओ, प्रश्न समझ में आपको क्या, प्रश्न मैंने क्या पूछा फिर सुन लीजिए। ये सब कर लेने के बाद ये जो ए है इसके कोफिशिएंट को, इसकी मदद से सी और डी को निकालें या फिर बी की मदद से सी और डी को निकालें, इनमें से कौन सा तरीका ठीक है। कि तो कहते हैं ए वाला तरीका ठीक है, सीधा ऐसा। कितने कहते हैं बी वाला ठीक है, कितने कहते हैं दोनों ठीक है, कितने कहते हैं दोनों गलत है। मैं कुछ नया लाऊंगा तुम्हारे अच्छा देखिए, अब समझिए यहां पे लोग क्या मिसकंसेप्शन बने हुए हैं बहुत सारे, उनको दूर करिए। सबसे पहली बात, अगर मान लें थोड़ी देर के लिए ये लिमिटिंग रीजन है हमारा, तो अगर हम इसकी मदद से इसको निकालना शुरू करते हैं तो ये कितने कितने आएंगे चेक कर लेते हैं। देखो इसका 1 जाएगा तो इसका 1 बनेगा, तो इसके 5 गए हैं तो इसके बना दो 5, ठीक है, इसके 5 बनेंगे तो इसके अगल वाले के 10 बन जाएंगे। किससे निकाला ये हमने, ए से। क्या ये इनके मैक्सिमम मोल है, मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि इससे ज्यादा ये नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ध्यान दीजिए, ये खत्म हो गया है। ये अगर खत्म हो गया है तो अब जितना इनको बनना था ये दोनों बन चुके हैं, क्योंकि अब ये व्यक्ति अकेला बचा है और ये बी अकेला सी और डी नहीं बना सकता। अरे ठीक है क्या? तो क्या ये भी कहना ठीक होगा ये इनके मैक्सिमम मोल है? ठीक है। नंबर 2 बात मैंने क्या पूछी थी? ए से तो निकाल लिया, क्या बी से निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? बी से चेक करते हैं। बी के अगर 2 जाते हैं तो सी का 1 बनता है, तो बी के अगर 12 जाएंगे तो सी के 6 बनने चाहिए थे, लेकिन आप तो कहेंगे इसके तो 5 ही बने हैं, तो क्या गलत हो गया? ध्यान दीजिए मैंने फिर से क्या कहा। बी के, आपने ध्यान से सुना नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, बी के अगर 2 जाते तो सी का 1 बनता। मैंने ये नहीं बोला है कि बी के अगर 2 लिए तो सी का 1 बनेगा। हेलो, बारीक बात समझ पा रहे हैं? लेने में और खत्म होने में फर्क है। आपने कितने लिए कंटेनर में वो एक अलग विषय है, उसमें से कितने खर्च हुए वो एक अलग विषय है। प्रोडक्ट बनता किससे है? रिएक्टेंट जितना खर्च होता है उससे बनता है, रिएक्टेंट कितना लिया है उससे निर्धारित नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप बी से देखना चाह रहे हैं तो देखिए, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन देखने का तरीका ठीक होना चाहिए। बी के अगर 2 मोल जाते तो एक सी का 1 बनता, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बी के 12 मोल थोड़ी गए हैं, बी के 10 गए हैं, तो जितने गए हैं उससे देखेंगे ना। तो अगर बी के 10 गए तो इसके 5 बनने चाहिए, बन रहे हैं, सही है। तो क्या बी से भी सी को देखा जा सकता है? लेकिन किससे देखेंगे? जितने मोल लिए थे या जितने मोल गए हैं? ठीक है। अच्छा, इसके बाद डी भी निकाल लेंगे, इसके 5 तो इसके 10। तो क्या ये कहना ठीक है कि ए से भी प्रोडक्ट को चेक किया जा सकता है कितने बने हैं, और बी से भी चेक किया जा सकता है कितने बने? तो पहली यहां पे मिस्टेक सही करें, जो बयान आपने पहले दिया था। कई लोग ये लिखते हैं कि प्रोडक्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम लिमिटिंग रीजन। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम लिमिटिंग रीजन। ये बयान गलत है, इसको सही करें। प्रोडक्ट विल बी गवर्नड बाय, प्रोडक्ट विल बी गवर्नड बाय या कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रीजन। कंट्रोल वो लिमिटिंग रीजन से होता है, लेकिन कैलकुलेट आप उसको दोनों से कर सकते हैं। यही बारीक लाइन अगर कभी आ गई एसर्शन रीजन में तो फिर घोड़े खुल जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तब पता चलता है कि आपने कहां से आए हैं आप। ठीक है, तो लिखें प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय, कैलकुलेट तो दोनों से कर सकते हैं। प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय या गवर्नड बाय, प्रोडक्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय या गवर्नड बाय लिमिटिंग रीजन। प्रोडक्ट लिमिटिंग रीजन से कंट्रोल होता है, गवर्नड गवर्नमेंट होती है ना, तो उससे बना गवर्नड। आईसीएससी वाले हो क्या तुम लोग? ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी गवर्नड बाय या कंट्रोल्ड बाय एलआर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन निकाला उसको दोनों की मदद से जाए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बताओ प्रोडक्ट किससे निकाल सकते हैं, एलआर से या एक्सेस से? तो आप कहेंगे किसी से निकालो, बस सही तरीके से सॉल्व करना। बताइए ये कितना बचा? शून्य। ये कितना बचा? 2 मोल। तो ये इसके जो 2 मोल है वो किसी काम के हैं क्या? नहीं, तो एक्सेस में है क्या? इसीलिए कहा जाता है इनको एक्सेस रीजन, क्योंकि इनके 2 मोल हैं वो एक्सेस में, फालतू हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो मेरा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं बनवा सकते क्योंकि ए खत्म हो चुका है। केस नंबर 2 पे आइए। पहला केस डन है, दूसरे पे आइए। मोल चेंज कर देते हैं। ये जो बार बार 5 12 5 8 दे रहा है ये क्या है? ये गिवन मोल है। कौन देता है? क्वेश्चन बनाने वाली पार्टी। हर बार सवाल में अलग अलग दे सकती है या फिर कोई फिक्स दी देगी? अलग अलग, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रैंडम है। कंटेनर में आप क्या डालते हैं वो तो आप चेक करो ना, आपने सवाल बनाया तो। बताएं कौन एला रहा है? अब सीधे लगाएंगे। दूसरा तरीका, 5/1 इधर, 8/2, ये कितना आया? 4, ये 5, कौन छोटा आया? क्या ये एल आर है भी? खटाखट कर लेंगे क्या? गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट। फिर बताइए इस बार एलआर चेंज हो गया तो पहला पॉइंट दिमाग में क्लिक करिए, क्या एक दी गई पर्टिकुलर रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट बदल सकते हैं? पिछले सवाल में कौन लेने रहा था इसी रिएक्शन में? है ए।
इस बार कौन एलआर है? बी। बस क्या चेंज करने से बदल गया? मोल। तो क्या गिवन मोल चेंज कर दें तो एलआर भी चेंज? ठीक है, तो ये सब भी बातें सर्सन रीजन में बना सकता है वो। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट को चेंज किया जा सकता है, क्या चेंज करने से? गिवन मोल को चेंज करने से। ठीक है, अब बताइए कौन पहले खत्म होगा? भी जो एलआर है। एलआर कौन है? बी। तो क्या 8 में से पूरे 8 निपटेंगे इसके? तो बताओ, इसके 2 जाते हैं तो इसके कितने जाएंगे? 1। तो इसके 8 गए तो इसके पड़ोसी के 4। फिर बताओ प्रोडक्ट किससे बना है? प्रोडक्ट इससे चेक करें या इससे चेक करें, किससे सही आएगा? दोनों से सही आएगा, बस तरीका आपका ठीक होना चाहिए। अच्छा, एलआर में आप देखें, एलआर में एक सुविधा क्या होती है? एलआर में चाहे गिवन मोल से चेक करो चाहे यूज्ड मोल से चेक करो, आंसर सेम आता है। क्यों? क्योंकि एलआर पूरा यूज हो गया है। अरे ठीक है क्या? तो एलआर में आपको सावधानी नहीं बरतनी पड़ती। लोग बार बार लिमिटिंग रीजन से क्यों प्रोडक्ट बनवाते हैं क्वेश्चन में? क्योंकि उसमें सावधानी नहीं बरतनी है। क्या सावधानी नहीं बरतनी है? आप ये देखो, इसके 2 जाएंगे तो इसका 1 बनेगा, इसके 8 जाएंगे तो इसके, बिल्कुल ठीक है। यहां पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। इसका 1 जाएगा तो इसके कितने बनेंगे? 1। इसके 5 जाते तो इसके कितने बनते हैं? लेकिन इसके 5 गए नहीं है, ये सावधानी बरतनी है। इसके गए 4 हैं, इसलिए बनेंगे 4। समझ पा रहे हैं? इसीलिए लोग प्रेफर क्या करते हैं? एलआर से निकालना प्रेफर करते हैं, लेकिन वो एकमात्र तरीका नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो बताइए कितने कितने बन गए भाई? ये बन गया कितने मोल? 4 मोल। देखो, इसके 8 जाएंगे तो इसके 4 बनेंगे, इसके 2 तो इसका 1। इसके कितने बनेंगे भाई? 8। क्या ये मैक्सिमा इनका? क्यों मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा ये लोग नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया। ये कितना बचा? 1 मोल। किस में है ये? एक्सेस में है। तो ये मेरे किसी काम का? खींचते जाइए। मुंह बंद करके नोट करो। मुंह खोल के क्यों नोट करते हो? ज्यादा समझ में आता है। जल्दी से खींचे। मैसेज बहुत आते हैं नहीं? मैसेज में क्या लिमिटिंग रीजन पूछते एक दूसरे से? केस नंबर 3 पे आइए। केस नंबर 3 में अगर मान लो मैं मोल फिर चेंज कर दूं, चले? हो गया? नोट कितने लोग कर रहे हैं? ठीक। हर क्लास में 2-4 तो नींद से जूझते रहते हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं भाई साहब, अभी नींद खुली नहीं भैया की। देखें, चलती क्लास में अगर इतना टेक्निकल बात हो रही है और आपको नींद आ रही, तो आपको नींद नहीं आ रही, आपकी किस्मत को नींद आ रही है। और एक बार वो सो गई तो यकीन मानिए बहुत दिनों बाद उठती है। कई बार तो लोगों की उम्र गुजर जाती है तब नहीं उठती। फिर आप कहते हैं मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। आप ही ने सुलाया था उसको। 4 मोल 8 मोल, बताइए कौन बनेगा एलआर? कौन बनेगा लिमिटिंग रीजेंट? अब मैक्सिमम लोग जवाब देते हैं दोनों बनेंगे लिमिटिंग रीजन, जो कि बकवास जवाब है। परिभाषा को पढ़िए, एलआर की परिभाषा पढ़िए, इसलिए लिखवाई गई थी। लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है। अगर दोनों व्यक्ति एक साथ निपट गए तो आपसे जैसे मान लो 2 व्यक्ति थे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों एक साथ निपट गए। आपसे पूछा जाए कौन पहले गया? कोई नहीं। कौन पहले गया? तो इसका जवाब ये नहीं होगा दोनों पहले गए। ये थोड़ी बोलेंगे दोनों पहले गए। कोई नहीं पहले गया। कोई लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं है। तो बताइए, ये सिंपल प्लेन क्वेश्चन है। 4/1 यहां पे करेंगे क्या? 4/1 गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, यहां पे कितना? 8/2। और दोनों कितने आ रहे हैं? इक्वल इक्वल। इसका मतलब कोई भी एलआर नहीं है। ये 4 में से 4 जाएगा तो ये 8 में से 8 जाएगा। इसका 1 जाता है तो इसका 1 बनता है। इसके 4 गए तो इसके 4 बनेंगे और इसके कहानी खत्म है। और इसका मतलब इस बार कोई भी एलआर नहीं है। 7 जिएंगे 7 मरेंगे टाइप।
बराबर, ठीक है। तो 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, 1 2 3 केस जो मैंने आपको दिखाए हैं। एक दिए गए क्वेश्चन में अगर मोल में बदलाव किया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में ए लिमिटिंग रीजन हो, एक बार में बी हो, और एक बार में दोनों में से कोई ना हो। जो कोई ना हो वो सिंपल क्वेश्चन है और उसमें एकदम आराम से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं कहीं से भी। लेकिन जब कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको स्टोइकियोमेट्री में क्या करना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री का कोई भी प्रश्न आया तो तीनों केस में से कोई भी एक केस हो सकता है, वो बता के थोड़ी पूछेगा कि भाई साहब केस नंबर 1 वाला है इस बार, केस नंबर 2 वाला है, या केस नंबर 3 वाला है। कोई भी स्टोइकियोमेट्री का प्रश्न आया तो आज के बाद आपको क्या करना है, मान के चलना है कि तीनों में से कोई भी केस का प्रश्न अचानक से आ सकता है, तो हम आप क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि वो 1 वाला है कि 2 वाला है या फिर 3 वाला है। अगर वो 3 वाला हुआ तो सीधे सीधे खेलिए, अगर 1 या 2 वाला है तो एलआर पता करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। ठीक है। एलआर को पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्यों पढ़ते हैं एलआर, क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का। 1 और 2 केस को क्यों पढ़ा मैंने, क्योंकि लैब में बताइए जब आप अगर इस तरीके से डेटा आपने लैब में डाल दिया तो इसके 2 मोल क्या हो गए, वेस्ट। अगर इस प्रकार का डेटा आपने लैब में डाल दिया तो इसके 1 मोल क्या हो गया। तो पहला और दूसरा केस ये सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लैब में आप 2 रिएजेंट की रिएक्शन कराएं तो आप वेस्ट थोड़ी करना चाहते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये सिखाता है कि हमेशा जब भी मिलाएं तो कैसा मिलाएं, केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग मिलाएं, उसमें आपका कोई भी रिएक्टेंट या रिएजेंट वेस्ट नहीं होगा। भाई आपके पास रिएजेंट पड़े हुए हैं तो आप वेस्ट थोड़ी करने के लिए रखे हो। तो ये सब कैलकुलेशन करने से क्या फायदा होता है कि लैब में जो रिएजेंट है वो वेस्ट कम से कम हो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूज करके पहले कॉपी पेन से सॉल्व कर लिया जाता है, उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट में लाएंगे। ठीक है, प्रश्न पे आइए। तो फायदा समझ के क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल जल्दी से नोट करें, 10 सेकंड आपके पास। आया क्या। हाँ भाई, आया किसी का। 2 ग्राम H2 है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 8 ग्राम O2 के साथ। आपको बताना है मैक्सिमम अमाउंट पानी का कितना बनेगा। पहली चीज तो रिएक्शन क्या होगी वो देखिए, देखिए रिएक्शन क्या होगी। स्टोइकियोमेट्री का प्रश्न है तो पहले रिएक्शन लिखें। H2O2 मिलके क्या बना रहे हैं, पानी। एकदम सस्ती रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लें इसको तुरंत। 2H2 1O2 2H2। आगे बढ़े, T इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया है पढ़े, हमें T इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया है, इसके कितने ग्राम, H2 के 2 ग्राम, और O2 के लिख लो, इसके 2 ग्राम है, इसके 8 ग्राम है। फिर सवाल यहां से आगे बढ़ता है, अब बताओ क्या इस 2 ग्राम में ये 1 डिवाइड करने लगे, ये 2 डिवाइड करने लगे हैं, कि जो मिले उसी में डिवाइड करो। क्या करें सबसे पहले, तो ये ध्यान रखेंगे मास में नहीं करना है, वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन आपको लौट करके हमेशा कहां आना है, मोल पे। तो बताइए पहले मोल पे आ जाए, मोल पे आओ। मोल पे आओगे तो बताओ टी इज इक्वल टू 0 पे मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास 2, कितने मोल आ गए, 1 मोल। इसका गिवन मास 8, इसका मोलर मास 32, कितने मोल आ गए, 1/4 मोल। दोनों के मोल आ गए, इसके 0। अब प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है, यहां से जब सवाल स्टार्ट होगा तो बताइए टी इज इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल, 1 मोल। इसके कितने मोल, 1/4 मोल। इसके कितने मोल, 0। अब आपको चेक करना है कौन बनेगा लिमिटिंग रीजेंट। क्या करें, गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करें, तो बताइए ये है गिवन मोल, ये है कोफिशिएंट 1/2, गिवन मोल कोफिशिएंट 1/4 डिवाइड बाय 1,
यानी कि 1/4। क्या बताइए, ये छोटा आ रहा है 0.25, 0.5, जो कम आ जाए वो ठीक है। तो बताओ लिमिटिंग रीजन कौन आ गया भाई? O2। अब अगर O2 LR है तो बताओ क्या O2 पूरा खर्च हो जाएगा? ये निपट गया। पानी कितना बनेगा निकाल लेंगे इससे। अच्छा, क्या हमें H2 पे कोई ध्यान देना चाहिए? नहीं भाई, H2 बचा होगा लेकिन कितना बचा होगा उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है? पूछा नहीं है उसने, तो ज्यादा मत बताइए एक्स्ट्रा में कि मैं ये भी बताऊंगा। खत्म करिए सीधे। बताइए ये कितने मोल? एक जाता, अगर इसका एक जाता तो इसके कितने बनते? दो बनते, 2 मोल। तो इसके 1/4 गए, तो इसके कितने बनेंगे? उसके डबल। डबल मतलब कितने? 1/2 मोल। 1/2 मोल का मतलब बताओ? 9 ग्राम। पानी का 1 मोल का मास कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लो, बहुत मन कर रहा था। 9 ग्राम। क्या ये मैक्सिमम है? इससे ज्यादा नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि LR पूरा खत्म, तो प्रोडक्ट का बनना बंद। खींचे। पेपर में क्या इतना सम्मान देंगे आप इसको? ये तो ठीक है, यहाँ के लिए अच्छी बात है, मजा आ रहा है आपको। मान लो पहली बार पढ़ रहे हैं तो लिख लें सारी बातें, पेपर में लेकिन इतना नहीं करना। पेपर में क्या करना है? चलें? फिर आंसर तो बताओ। देखिए, पेपर में क्या करना है, H2 का 1 मोल का मास बताओ कितना होता है? पहले तो रिएक्शन लिख लो। जी क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, एक दो लाइन में खत्म करते हैं। बताओ H2 के 1 मोल का मास। दो क्या, हाथी घोड़े रथ ग्राम। ठीक है, कितना मास लिया है, मतलब कितने मोल है? तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, सीधे लिखो। ठीक है, बताओ इसके कितने? 8 ग्राम। इसके 1 मोल का मास कितना होता है? 32। 32 लेते तो 1 मोल होता, 8 लिया तो 1/4। इतना काम हो गया तुरंत। तो क्या इन दोनों के मोल आ गए? अब देखिए, मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करोगे तो 1/2, 1/4, तो ये छोटा है। सॉल्व क्या करना है, सीधे समझ में आ रहा है। तो बताइए 1/4 में से क्या ये 1/4 पूरा निपट जाना चाहिए? अब इसका एक जाएगा तो इसके कितने बनेंगे? दो। इसके 1/4 गए तो इसके कितने बनेंगे? 1/2 मोल। क्या ये मैक्सिमम है? पानी के 1 मोल का कितना मास होता है? 18। 18 ग्राम होता है 1 मोल। आधा मोल है तो 9 ग्राम। टिक करिए, निकल लिया। क्या 2 लाइन का प्रश्न है मुश्किल से? अब उसमें आप लगे पड़े गिवन मास, मोलर मास, काट रहे, बैठ गया। कह रहे कॉपी भरूं तो क्या स्टेप के नंबर मिल सकते हैं क्या? कीजिए। पेपर में सिर्फ इतना लिखना होता है इन सवालों में, और ऐसे और भी आएंगे अभी। सब में 2-2 लाइन में मामला खत्म होता है। खींचते जाइए। तो वहां पे स्टेप नहीं दिखाने कि मेरे को सारा आता है, देखो मैं एक एक लाइन लिखता हूं। अगला, 12 नंबर सवाल नोट फटाफट।
लगाओ, खुद भी कुछ कर लो जीवन में। नहीं, कितना आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कितनों का पहला आया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? भैया पांचवा आया देखो। कोई भी हरे पत्ते देख के मत खा लिया करिए, हर हरा पत्ता मेथी नहीं होता, समझ रहे हैं? उससे फिर ये सब दुष्प्रभाव होते हैं। देखिए N2 ने H2 से रिएक्शन करी मेरे दोस्त, है ना, और क्या बना है? अमोनिया। आओ देखें, रिएक्शन लिख लें पहले। बताओ रिएक्शन क्या है? N2 प्लस 3H2 ट्वाइस अमोनिया, एकदम सस्ती रिएक्शन है, तुरंत बैलेंस है। स्टोइकियोमेट्री पे जाइए, खत्म करिए। बताइए T इज इक्वल टू 0 पे क्या दिया है? इसके क्या दिए हैं? 3.01 इंटू 10 पावर 23 क्या दिए हैं? मॉलिक्यूल। लिख लो भाई जो दिया है, ये इसके मॉलिक्यूल हैं। और क्या दिया है? 8 ग्राम H2 दिया है, ठीक है, चेक कर लें। फिर बताएं सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे या शुरू हो जाएंगे ऐसे? कहीं भी वो आपको छोड़ के आए, पहला काम आपको करना है मोल पे जाना है। तो बताओ इसमें Na डिवाइड कर लें। Na मतलब कितना? 6.02 10 टू द पावर 23। तो क्या इसके मोल आ गए? कितने मोल आ गए? 1/2 मोल आ गए। बगल में आओ, इसके 8 ग्राम है, इसका मोलर मास 2 है, कितने मोल आ गए? 4 मोल। तो इस पार्टी के आ गए 4 मोल। अब प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। पहला काम आपको हर सवाल में क्या करना है बताओ? वो आपको मास पे छोड़ेगा, वो आपको मॉलिक्यूल पे छोड़ेगा, कहीं भी छोड़े, वो आपको लौट के आना है मोल पे। मोल पे जब आप आ जाएं तो वही करें जो आप पहले करते थे। यहां से सवाल स्टार्ट होता है बेसिकली। अब बताइए t इज इक्वल टू 0 पे अगर ये गिवन मोल है तो इसमें कोफिशिएंट डिवाइड कर दें। कोफिशिएंट डिवाइड करो, 1/2 अपॉन 1, 1/2, 4 डिवाइड बाई 3, 4/3। तो ये 4/3 बन रहा है, 1 से बड़ा, वो 1 से छोटा, तो ये छोटा है। अरे ठीक है क्या? तो ये बन गया LR। अब बताइए जो LR बन गया वो पूरा निपट जाएगा 1/2 में से, पूरा 1/2। इसके बारे में डिस्कशन करने कोई मतलब नहीं है, सीधे अमोनिया पे आओ। बताओ सीधे अमोनिया पे आए तो क्या समझ में आता है? इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, एक जाते हैं तो 2 बनते हैं, तो 1/2 गए हैं, तो क्या डबल बनेंगे उसके? 1 मोल। तो 1 मोल अमोनिया बनेगा। क्या इससे ज्यादा अमोनिया बन सकता है? नहीं, क्योंकि LR खत्म हो गया, खेल खत्म है। बताइए इसका मतलब मैक्सिमम कितना अमोनिया बना? 1 मोल। 1 मोल अमोनिया का मतलब कितने ग्राम? 17 ग्राम। ये आंसर है। खींचो भी। पेपर में इतना सम्मान नहीं देना है, यहाँ के लिए ठीक है। ठीक है, पहला काम करना है हमेशा मोल पे आना है, मोल के बाद कोफिशिएंट डिवाइड करिए, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करिए, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ जाइए, कहानी खत्म। एक्सेस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है, डायरेक्ट LR से खत्म करें। सवाल को जल्दी निपटाना तो क्या करें देखें जी। मान लो यहां 6.02 10 टू द पावर 23 होता तो 1 मोल नहीं है, 3.01 है तो उसका आधा है, तो इसके आधे मोल है। तो ये करने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? ठीक है, बताओ अगर यहाँ पे इसके 1 मोल का मास देखो कितना होता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम होता तो 1 मोल, 8 ग्राम है तो 4 मोल। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? सीधे लिखिए लाइन। अब बताएं LR दिख ही गया डायरेक्ट। बताओ LR भी लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी। 1/2/1 करो, 1 से छोटा है, 4/3 करो, 1 से बड़ा है, ये LR है।
अरे ठीक है क्या, जो एलआर है पूरा निपटा दो उसको वहीं पे। तो बताओ 1/2 में से क्या ये 1/2 पूरा चला जाएगा, और इसका एक जाता है तो इसके कितने बनते हैं, तो इसके हाफ गए तो इसके इसके 1 मोल बनेंगे। 1 मोल का मास कितना होता है, 17 ग्राम। टिक करिए, निकल लीजिए। क्या सवाल 2 लाइन का ही है मुश्किल से। अरे ठीक है क्या, अब उसमें आप 6.02 और 10⁻23 काट रहे हैं, तो कट तो कुछ और रहा है, समझ रहे हैं। इतना ही होता है पेपर में, आप किसी ढंग की रैंक वाली कॉपी देखेंगे, रफ कॉपी, इतना ही लिखेगा मैक्सिमम और हो जाएगा। अगर आप ये सब करते वहां पाए जा रहे हैं तो पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, आओ बाहर आ जाओ, क्या कर रहे हो, बस बहुत हुआ, फिर चले जाना। आगे बढ़िए, यूडियोमेट्री, आपको आवाजें सुनाई पड़ती हैं कैसी। अगला कॉन्सेप्ट यूडियोमेट्री, लिख लेते हैं, रिटर्न में आ जाते हैं। ये हो गया, तो ये तरीका अपनाइए। जैसे यहां देखिए 2 लाइन में खत्म है, इसके पिछले वाला भी देखिए 2 लाइन में खत्म था, बराबर। इतना ही सॉल्यूशन है बस। फिर डालें यूडियोमेट्री। अब इसमें एक दो सवाल आते हैं, ये क्या चीज है यूडियोमेट्री, लिखें, इट इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ, ये स्पेशल पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इट इज द स्पेशल पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। सेकेंड पॉइंट, in this part we deal with in this part we deal with absorption of gases। कुछ फैक्ट्स लिख लें, फिर सवाल पे आते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग, गैस का एब्जॉर्प्शन कहां होता है उसके बारे में। पहला पॉइंट लिखें, O2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड, O2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड in pyrogallol solution, पायरोगैलॉल सॉल्यूशन। अब एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, इसमें आपको अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी जानकारी रखें कि पायरोगैलॉल में O2 गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, सवाल में डायरेक्ट यूज होते हैं। तो दूसरा फैक्ट लिखें, O3 गैस, सामने स्पेलिंग लिखिए पायरोगैलॉल। दूसरा फैक्ट लिखें, O3 गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल। O3 गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन टर्पेंटाइन ऑयल। तीसरा फैक्ट लिखें, एसिडिक गैसेस लाइक CO2 SO2, acidic gases like CO2 SO2 are absorbed in the basic solutions like KOH। in the basic solutions like KOH। ये देखिए एसिडिक गैसेस है ना, तो ये किसमें एब्जॉर्ब होती हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये 2-3 फैक्ट इन पे सवाल आते हैं, एक सवाल लिख लें, लिख ही देता हूं, बड़ा सवाल है। "90 ml of pure dry O2 is subjected to silent electrical discharge
दो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको, 4 ऑप्शन है। हाँ भैया है कुछ, कितने लोग आंसर आया कुछ? वही 3-4 है, 2 दिन पहले जानते हैं इसमें आंसर है। बताओ भाई, सवाल पढ़ लो पहले तो, बताना पूछना तो बात की बात है। देखिए सवाल में कह रहा है 90 ml है आपके पास, कौन है? प्योर ड्राई O2 है, ठीक है, इसको आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से गुजार दिया। जब ऐसा करते हैं तो 10% कन्वर्जन हो जाता है इसका, किसमें? O3 में, सब लिखा हुआ है। तो 10% कन्वर्जन करो इसका O3 के अंदर। कह रहा है जब कन्वर्जन हो जाए तो मिक्सचर का नया वॉल्यूम क्या बन जाएगा, जिसमें O2 O3 का मिला हुआ वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम बता दें, पहला सवाल ये है। फिर उस मिक्सचर को गुजार दिया उसने टर्पेंटाइन ऑयल में से, पूछा कि गुजारने के बाद बचा हुआ वॉल्यूम कितना हो जाएगा। 2 प्रश्न है, सवाल समझ गए क्या? तो देखिए सबसे पहले जो O2 है वो O3 में कन्वर्ट कैसे हुआ होगा, तो ये O2 है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? O3 में। कन्वर्जन अगर आप देखें तो बैलेंस कर लें, ये 3O2 है यहाँ पे, ये कन्वर्जन है। जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से गुजारते हैं तो ये कन्वर्जन हो जाता है। ऐसा कहां से पता चला? सवाल पढ़ने से। कह रहे कि मुझे नहीं पता चला, ये सब मुझे क्यों नहीं पता चलता है? यहाँ पढ़िए ध्यान से, आप पढ़ते नहीं है। देखिए प्योर ड्राई O2 था पहले, यानी कुछ और नहीं था, सिर्फ O2 था। और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में जब गुजारा तो उसने बोला 10% का कन्वर्जन हो गया, किसमें? सब लिखा हुआ है। तो O2 किस में कन्वर्ट हो गया? तो उसके लिए किसी से रिएक्ट करने की जरूरत थोड़ी है, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बताइए कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ? अच्छा ये दोनों गैसेस हैं क्या, तो ये सारा कार्यक्रम किस पे चल रहा होगा? पी और टी फिक्स पे। तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या चल रहा होगा? तो सबके लिए मान के चलेंगे वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के, ठीक है, ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। बताओ कितने एमएल है स्टार्टिंग में? 90 ml। इसके कितने? 0। तो अगर इसके 3 ml जाते हैं तो इसके कितने बनते हैं? 2 ml। अब इसके गए कितने वो देखो, T इज इक्वल टू T1 पे क्या इसके 10% कन्वर्जन हुआ है, 90 का 10%, तो क्या 9 ml कन्वर्ट हुआ होगा? अब प्रश्न ये कितना बना होगा, तो लिख लो यहाँ पे, 3 जाता है तो कितना बनता है? तो 3 ml जाने पे 2 ml बनता है, तो एक निकाल लो, बहुत अब मासूम है, 2/3। लेकिन इतनी मासूमियत काम ना आएगी, तो सीधे करिए, 2/3 × 9, तो बताइए कितना हो गया? 6। डायरेक्ट कर सकते, देखिए 3 जाने पे 2 बनता है, तो 3 गुना यानी कि 9 गया है, तो इसका 3 गुना यानी कि 6। तो क्या सीधे लिख दें यहाँ पे 6 ml? तो वहां थोड़ा जल्दी कर लें, 6 ml बन गया। अब बताइए ये कितना बचा, ये वाला। अब क्या दो गैसेस है सिस्टम में, एक ये वाली जो बच गई क्योंकि 10% कन्वर्जन हुआ तो ये बच गई ना, और एक वो वाली जो बन गई, दोनों मिला के कितनी? ये वाली कितनी? 81 ml। ये कौन? O2 प्लस ये वाली कितनी? 6 ml। ये कौन? O3। दोनों मिला के कितनी? 87 ml। तो पहला जो सवाल का आंसर है वो कितना है? गुलाबी पेन लीजिए।
87 ml है ना। अब बताइए 87 ml के बाद आपने क्या किया, पहला आंसर तो आ गया ना 87 ml। अब अगर आप समझदार होंगे तो सीधे टिक कर देंगे और चले जाएंगे, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसमें कैसे समझदारी आई? अरे पहला जो ऑप्शन दिया उसमें 87 और कहीं है ही नहीं। अरे ठीक है क्या, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि पहला 87 है तो दूसरा क्यों निकालेंगे, खत्म हो गया। लेकिन लोग मासूम होते हैं वहां पे, वो क्या ये सब देखते नहीं कि नहीं छोटी मोटी बातें, आई जस्ट इग्नोर इट। समझ रहे हैं, बाद में एवोगैड्रो नंबर के बराबर रैंक आती है, तो इग्नोर मत करिए ज्यादा, देख लीजिए थोड़ा इन चीजों को, है ना। तो बताइए कितना मामला हो गया अभी, 87 ml। अब इसको किसमें से गुजार दिया उसने, टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है O3 को। तो ये O3 यहां से गायब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो लिक्विड के अंदर घुस जाएगा। तो गैसियस मिक्सचर अब कितना बचा फिर, केवल 81 ml। कौन, O2। तो दूसरा प्रश्न पूछा है कि बाद में कितना बचता है, 81। तो दो आंसर है, 87 और खींचे। और वैसे भी अगर आपके सामने ऑब्जेक्टिव आता, आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख के गए हैं, तो बताइए टर्पेंटाइन ऑयल में आपको पता है O3 एब्जॉर्ब हो जाती है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो दूसरा वाला आंसर कम होना चाहिए पहले वाले से। समझ पा रहे हैं, 84 से 78 हो सकता है, 78 से 84 नहीं हो सकता, 81 से 87 भी नहीं हो सकता। एब्जॉर्ब होगी तो वॉल्यूम घटेगा ना भी, बढ़ थोड़ी जाएगा। तो बताइए क्या, अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से देखा जाए दो ऑप्शन तुरंत काट देने चाहिए, बचे कितने थे सिर्फ दो ऑप्शन, तो 50% प्रोबेबिलिटी कि आपका सही हो जाएगा अगर आप एक लाइन समझ लें केवल। लेकिन ये सब पता होना चाहिए। अब ये फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो शायद वो दे दे वहां फैक्ट, शायद, और शायद ना भी दे, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर अगली बार ठीक। इसलिए सब ठीक करके जाइए, मान के चलिए वो ज्यादा नहीं बात करेगा आपसे। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, 5 मिनट बचे हैं अभी। कौन चाइनीज घड़ी पहन रहे हो क्या? 8:25 हुआ है ना अभी, सॉरी 3:25, 3:25 हुआ है ना अभी, 3:30 हो गया क्या तुम्हारे में, 26 हुआ, 4 तुम्हारे में बचे हैं। 30 किस में हो गया ये बताओ, उसकी घड़ी पहले दिख लो। 30 हुआ है, ओ हो, अभी नहीं हुआ है, गलत जवाब। तुम देख नहीं पा रहे, मतलब सुई तुम्हें इधर की तो नहीं दिख रही, बताओ। हे नलो, डिफ्यूजन इफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। देर से मैं आता नहीं, जल्दी में जाता नहीं, डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन इफ्यूजन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना जरूरी इसलिए है, हालांकि वो स्टेट्स ऑफ मैटर हटा चुके हैं, लेकिन इसके नाम पे पूछ लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का है तो। जैसे एसटीपी एनटीपी, बड़े मजे से पूछेंगे, ये नहीं आप बोल सकते कि वो स्टेट्स ऑफ मैटर तो हटाया तुमने, तो मैं कोर्ट जाऊं क्या। तो डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होता है, देखिए दोनों फिनोमेना मैचिंग मैचिंग टाइप के ही हैं, बेसिक सा अंतर है। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लें बस, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। और इफ्यूजन का मतलब होता है लीकिंग ऑफ गैस। जैसे मान लें कि एक कंटेनर लिया आपने और इस कंटेनर में 2 पिन होल कर दिया ऐसे, और एक तरफ से आपने मान लें गैस ए इंसर्ट कराई, दूसरी तरफ से गैस बी। तो इधर से मान लो गैस ए आ रही है, इधर से गैस बी आ रही है। तो बताएं गैस की नेचर में होता है कि वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, तो जो गैस ए के पार्टिकल है वो क्या करेंगे बताओ, वो इस तरफ पूरा भागेंगे पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए, और गैस बी वाले भी वो उस तरफ भागेंगे पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए। इसलिए ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। और इसी इंटरमिक्सिंग के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसमें पूछा क्या जाता है, कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज हुई, कौन सी धीमे डिफ्यूज हुई, उनका रेट क्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे, ये दूसरा पॉइंट है लीकिंग ऑफ गैस, ये भी इसी के जैसा एक कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा अलग है।
इसमें जैसे आप एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में कोई गैस पहले से भर के रखें, अंतर समझ रहे हैं? इसमें उसमें गैस इंसर्ट कराई थी, इसमें गैस पहले से कंटेनर में भरी हुई है, जैसे सिलेंडर है, कोई बैलून है और पहले से गैस फिल्ड है। फिर आपने क्या किया, इसमें हल्का सा पिन होल कर दें, और पिन होल को टेक्निकल फॉर्म में ऑरिफिस बोल देते हैं। मान लो बहुत टेक्निकल भाषा प्रयोग करेंगे तो क्या लिख देंगे, ऑरिफिस बना दिया। तो इसमें बहुत इमोशनल नहीं होना है कि एक रास्ता दे दिया उसने, और इसने कहा कि अब बताइए क्या होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये गैस क्या होती है, अंदर एक गैस ए थी और वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस तरफ ऐसे मूव करती है। इसको क्या बोलते हैं, लीकिंग ऑफ गैस। इसको बोलते हैं इफ्यूजन। तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, एक में इंटरमिक्सिंग हो रही है और दूसरे में लीकिंग हो रही है, लेकिन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट एक जैसा है। दोनों में गैस का मूवमेंट इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, और गैस के मूवमेंट का एक ही कॉन्सेप्ट है, गैस अपने मोलर मास के अकॉर्डिंग मूव करती है या अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग मूव करती है। ऐसा बताया था किसने, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने। एक लॉ आया था जिसको बोलते हैं क्या, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और वो लगता दोनों पे है, किस पे लगता है, डिफ्यूजन पे भी लगता है और इफ्यूजन पे भी लगता है। आपने अगर कभी पढ़ा हो स्टेट्स ऑफ मैटर में, फिजिक्स में पढ़ते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ एम। एम कौन है यहाँ पे, गैस का मोलर मास। देखा है पहले कभी ये जो लॉजिक है, इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ये लगता किस पे, डिफ्यूजन पे भी। और ठीक है, इसका कहना क्या है कि जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसका रेट भागने का कम होगा। भारी गैस है तो धीमे धीमे भागेगी, हल्की गैस है तो जल्दी भागेगी। तो इसको यूज करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल इतना नोट कर ले, अब हो गया, समझ रहे, देर से मैं आता नहीं, जल्दी मजा आता नहीं। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। रिवाइज करके आइएगा, ऐसा कहना मेरा फर्ज है, बाकी आप समझदार। सवाल दिए थे, लगा लिए तुम लोगों ने, ग्रेकार नहीं मांगा आज है, होमवर्क गाइस, नहीं नो होमवर्क। अब क्या करना, उसमें लिमिटिंग एजेंट वाले सवाल बीच बीच में छोड़े थे मैंने, वो लगा डालना। अब सब एलआर पूरा हो जाना चाहिए। सलोनी राय, सलोनी राय, सलोनी राय और पवन कश्यप। सलोनी राय और पवन कश्यप।